एवरीवन, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास जो है कमेंट आ रहे थे कि मैम एक बार आप जो है हमें बायोडाटा फिर से बता दो कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो डिलीट हो गई है। तो देखो, मैं जो है ये केंद्र विद्यालय सीआरपीएफ नया गांव का निकाल के लेके आई थी, जस्ट आपको जो है समझाने के लिए कि आप कैसे जो है बायोडाटा फॉर्म को जो है फिलअप करोगे। ये जो अगर अभी आपको अभी भी ना समझ में आ रहा हो कि ये हम बायोडाटा कैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैं ऑलरेडी इस पे जो है रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ। आप थंबनेल में जाना, उसमें लिखा हुआ है कैसे पता करें कि केंद्र विद्यालय की वैकेंसी कहाँ से आएगी। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना होता है और वहाँ से आपको जो है ये बायोडाटा जो है वो निकलवाना होता है। देखो, उसके बाद से लिखा है ऑल एंट्री शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में आपको फिल अप करना है। वन फॉर्म शुड बी यूज फॉर वन पोस्ट। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो तीन आपको अलग अलग जो ऐसे बायोडाटा को जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए कर रहे हो तो एक इनफ है। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हो, और अगर टीजीटी के लिए अप्लाइड कर रहे हो, जैसे कि टीजीटी किसी का टीजीटी साइंस है तो साइंस, टीजीटी मैथ्स है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए सिर्फ टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए है ये। फिर है कैंडिडेट नेम। यहाँ पे आपको अपना जो है नेम, फुल नेम जो है फिलअप करना है। हस्बैंड नेम एंड फादर्स नेम। कोई मैरिड है तो वो अपने जो है हस्बैंड का नेम लिख सकती हैं, और जो अनमैरिड है वो अपने फादर का नेम जो है यहाँ पे लिख सकती हैं। उसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर को मेंशन करना है। देन आपको आपका जो जेंडर मेल और फीमेल वो लिखना है। उसके बाद से आपकी देखो एज ऑन 31st, आपकी हर एक फॉर्म पे लिखा होता है कि कौन से मंथ तक आपकी एज जो है वो कंसिडर की जाएगी। यहाँ जो कंसिडर की जा रही है वो आपकी 31 मार्च तक की जा रही है कि 31 मार्च तक आपकी एज क्या है, कितने मंथ हुए हैं और कितने डेज हो गए हैं। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को जो है पेस्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे जो है 7th नंबर पे आपको अपना नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ये बहुत मैंडेटरी है। मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था। आपको जब आपका जब सिलेक्शन हो जाता है और आपको ज्वाइन करने के लिए वो डायरेक्ट आपके पास कॉल करते हैं, कोई ईमेल नहीं आता है। मैं ये बार बार आपको बोल रही हूँ। आप ये जो फ़ोन नंबर, यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और ये दोनों फ़ोन नंबर को आप हमेशा ऑन रखना। वो एक बार या 2 बार हार्डली ट्राई करते हैं, सेकेंड टाइम तो हार्डली करते हैं, एक बार ही कॉल करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपका नंबर स्विच ऑफ हो गया तो जो मेरिट लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट होता है वो उसको कॉल करते हैं, क्योंकि इतना केवीएस के पास टाइम नहीं होता। वो टोटल जो है वो 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालते हैं। तो इसमें आप अपना जो फ़ोन नंबर डालोगे उसे हमेशा ऑन रखना। यहाँ पर जो है आपको अपनी पिन को अपना जो है वो पिन कोड जो है भरना है। उसके बाद आते हैं आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब देखो, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले हाई स्कूल, यहाँ पे अपने आप राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास ये लिखना है आपको। ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है, परसेंटेज कितना है। जैसे मैंने कर रखा है सीबीएसई से, तो हमें जो है ग्रेड मिलते हैं, तो उस ग्रेड को आपको जो है कन्वर्ट कर लोगे आप, तो यहाँ पे जो है आपकी परसेंटेज लिख देनी है। 10th में आपकी क्या सब्जेक्ट की थी, ड्यूरेशन कितने मंथ का था। देखो, ड्यूरेशन इसलिए होता है क्योंकि कई बच्चों की जो है वो बैक आ जाती है, जो 10th में भी बैक आ जाती है, तो उनका जो 12 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है वो 24 मंथ्स में होता है। तो ये आपका जो है इफेक्ट डालता है। एक लड़की का कमेंट भी आया हुआ था कि मैम मेरी 12th में बैक आ गई थी एक सब्जेक्ट में और उसने दोबारा 12th करी, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। ड्यूरेशन इसीलिए दिया होता है कि आपने कितने ड्यूरेशन में किया। एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बोल सकती मैं, बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए पैनल को जो है कन्विंस करने के लिए कि क्यों आपकी बैक आई और कैसे उसे आपने जो है ओवरकम करके सेकेंड टाइम में आपने पास आउट किया है। यहाँ पे आपको बोर्ड, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सीबीएसई बोर्ड है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेम एज इट इज़ आपको 12th में डालना है। बोर्ड आपका जैसे मेरा सीबीएसई है तो 12th में भी सीबीएसई डालोगे। ईयर ऑफ पासिंग डालोगे 12th का। एग्रीगेट, आपके एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स सेम एज इट इज़ उसको फिल करना है, कौन से सब्जेक्ट से आपने ले रखा है 12th में। ड्यूरेशन है कोर्स का, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने लिख दिया। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से कर रखी है, ईयर ऑफ आपका पासिंग क्या है, आपके परसेंटेज, मार्क्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, जहाँ से भी बीएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है या फिर किसी ने बीए कर रखा है, ये बीकॉम कर रखा है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ड्यूरेशन कोर्स का 3 ईयर्स का ही होता है ग्रेजुएशन, बट अभी जो आया है टाइम वो FLN, क्योंकि 4 ईयर्स का जो है अप्लाई हो गया है ड्यू में। तो यहाँ पे आप अगर कोई ड्यू से कर रहा है, अगर किसी का 3 ईयर्स से, अभी भी अदर स्टेट से अगर कोई दिख रहा है तो यहाँ पर वो 3 ईयर्स लिख देगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने जहाँ से भी किया हो। फिर आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो, बहुत सारे अगर कोई बच्चे देख रहे हैं पीआरटी के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अपना पीजी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करो, क्योंकि आप जितनी हायर क्वालिफिकेशन डालोगे पैनल आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ, इस बच्चे को ये नॉलेज है और मुझे इससे आपसे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर पीआरटी के लिए दे रहे हो तो बिल्कुल मत डालना पोस्ट ग्रेजुएशन। टीजीटी के लिए भी दे रहे हो तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं डालना, क्योंकि उसमें आप अपना बीएड डालो। पीजीटी डालोगे तो पीजीटी लेवल से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। ये मैं परमानेंट के लिए भी बोल रही हूँ और ये मैं आपको कॉन्टेक्चुअल के लिए भी बोल रही हूँ।
आप किसी भी अदर यूट्यूबर्स की भी वीडियो देख सकते हो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है और आप शो कर रहे हो, तो पैनल आपसे जो है यही एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दो, फिर वो आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप करने लगते हैं। सेम यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स आपको लिखने हैं, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और अगर आपने कोई अदर अगर किसी स्टूडेंट्स ने कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई अदर कोर्स कर रखा है, तो अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पेज पे। ये देखिए सेकंड पेज पे इसका है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब एक चीज़ देखो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको जो अपनी बीएड या जेबीटी कर रखी है उसमें यहाँ आपको जो है मेंशन करना है, वहाँ मेंशन नहीं करना है। देखो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटैच स्टेटेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, आपको जो है अपनी मार्कशीट और जो आपके सर्टिफिकेट है वो सभी आपको यहाँ अटैच कर रखा है। डीएड कर रखा है तो डीएड, और डीएलएड और जेबीटी सेम है, तो यहाँ पे आपको जो लिखना है अपना राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आप कितने मार्क्स लेके आए हैं, आपकी परसेंटेज क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं, और कितने मंथ्स और ड्यूरेशन में कर रखा है। ये आपका स्पेशली मंथ एंड ड्यूरेशन इसीलिए दिया होता है क्योंकि बीएड में भी बहुत बच्चों की बैक आती है और डीएलएड में भी बहुत बच्चों की बैक आती है, तो इसी वजह से ये दिया होता है। अदरवाइज आपकी डीएलएड भी और बीएड दोनों ही जो है वो 2 ईयर्स की है। और अगर अभी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है न्यू एनईपी 20 आने के बाद, एनईपी 2020, तो अब उनकी बीएड जो है वो 1 ईयर की होगी क्योंकि उनका जो ग्रेजुएशन जो है वो 4 ईयर का हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड और अपना यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। बीएड कर रखी है तो थ्योरी में कितने नंबर आए हैं और आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए हैं वो लिखना है। उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और मार्क्स की आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, सेम एज इट इज़ आप भर लोगे। उसके बाद से आपकी हो गई बीटेक आपने कर रखा है, और जो भी आपकी अदर स्पेसिफिक डिटेल्स आप जो भी आपके पास अगर कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर आपके पास एक्सपीरियंस, अटैच सेपरेट सीट इफ़ कॉलम्स आर इनसफिशिएंट, ये जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है। देखो अगर आप यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और आप किसी गलत इंस्टीट्यूशन से, या बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फ्रॉड जो होते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो है उन्होंने बनवा लिया अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कॉन्ट्रेक्चुअल को तो मैं छोड़ दो, पर परमानेंट में ये गलती बिल्कुल मत करना, क्रॉस वेरिफिकेशन होगी और आप निकल जाओगे। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर किसी ने नहीं कर रखा है एक्सपीरियंस तो इसको बिल्कुल जो है वो क्रॉस लगा देना है। किसी के पास है तो वो यहाँ लिख सकता है कि कहाँ से आपने करा है और आपका जो है वो पोस्ट का जो है ड्यूरेशन कोड क्या है, आपको जो है यहाँ पे सारी वो चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद आपका आता है आर यू एबल टू टीच थ्रू आउट इंग्लिश एंड हिंदी। देखो इसमें आपको बिल्कुल नो तो करना ही मत अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप नो कर दोगे तो वो तो पहले आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे इंटरव्यू लेने के लिए। क्योंकि जो आपका ये जो इंटरव्यू क्या कहता है, आप जब भी उसके सामने प्रेजेंट होते हो इंटरव्यू पैनल के आगे, तो वो आपको नहीं जानता है। आपके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो इस बायोडाटा के थ्रू ही वो लोग कलेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें पहले ही नो लिख दोगे कि नहीं हम तो इंग्लिश जानते ही नहीं, अदरवाइज अगर कोई साउथ से देख रहा है हम तो हिंदी नहीं जानते, तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसमें आप लोग यस टिक करना। उसके बाद आता है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बहुत मैंडेटरी है क्योंकि आप केवी में जा रहे हो, तो आप केवी में देखोगे कि आप टीचिंग से ज़्यादातर आपको काम जो होते हैं ऑनलाइन करना होता है, ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होती है। बहुत सारे जैसे कि अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली, कुछ ना कुछ जो है केवी उस स्कूल को जो है देखा है मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी और परमानेंट में भी, कि केवी उन टीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है, जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। दैट मीन्स एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या आप कैसे आपका इंटरेक्शन होता है टीचिंग से। बट अभी क्या है कि कंप्यूटर की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है केवी में। अगर अदर स्कूल्स के जो सेंट्रल स्कूल है, अगर किसी स्टेट के स्कूल की प्रेफरेंस की बात करें तो वहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है, बट केवी में आप ये लगा लो कि 80% से लेकर 90% तक जो आपका काम होता है वो ऑनलाइन काम होता है, डेली बेसिस पे मैं ये आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ पे आप दोनों में ही यस लिखना, नो बिल्कुल कोई भी टिक नहीं करना। अगर आपको ना भी आता हो तभी भी आप यस करना, अदरवाइज पैनल आपको पहले ही कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद से अंडरटेकिंग, आपको डेट क्या है, प्लेस क्या है, ये देन सिग्नेचर, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको ये लिख देना है। उसके बाद से ये हमें नेम ऑफ टीचर डेजिग्नेशन, ये आपका काम नहीं है, ये केंद्र विद्यालय वाले ये काम करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे जो है वो फॉर्म फिलअप करना है। स्टिल अगर कोई आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको जरूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।